हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है और इसी क्रम में हम आगे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिवार का एक रूप दिखाया गया है और राज्य जो है परिवार का विस्तृत रूप है, यह अरस्तू ने कहा है। गार्डनर ने कहा कि राज्य के लिए जो है जो 4 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है, वह निश्चित भूभाग है, निवास करने वाली जनसंख्या, स्थायी निवास करने वाली जनसंख्या का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है और वह सरकार क्या हो, संप्रभु हो। तो ये चारों तत्व जहाँ पर देखने को मिलेंगे आधुनिक समय में, हम उसी को क्या कहते हैं, एक राज्य कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत हैं। दैवी सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के, शक्ति का सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के, पैतृ व मातृसत्तात्मक सिद्धांत हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हैं, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत हैं जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत हैं। तो इसमें से विकासवादी सिद्धांत जो हैं उसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी है जो आग के गोले के समान है। करोड़ों सालों के बाद जो है यह ठंडा हुआ है और ठंडा होने के बाद अलग अलग महाद्वीप बने हैं। इन महाद्वीपों पर एक कोष की पहले जीव हुआ होगा, उसके बाद बहुकोष की जीव बना होगा, जिसमें से जीवों में से बहुत सारे जीव आए हुए होंगे और उन जीवों में से जो है जो मनुष्य भी रहा होगा और मनुष्य विभिन्न महाद्वीपों पर निवास करने। तो जिस तरह से ये विकास का एक क्रम रहा होगा, उसी विकास क्रम में जो है राज्य जैसी संस्था का भी विकास हुआ है। इसी विकास के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे शक्ति सिद्धांत हैं, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत हैं। तो ये सारे सिद्धांत एकांगी हैं और वह अपूर्ण है। गार्डनर ने ठीक ही कहा है, राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न किसी उच्च शक्ति का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, न परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ये गार्डनर का कहना है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा सिद्धांत है। तो स्वाभाविक है कि इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राज्य के विकास का परिणाम है और विकासवादी सिद्धांत जो है यही सबसे अच्छा और वैज्ञानिक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत को ही जो है सबसे अच्छा और वैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है। राज्य का विकास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था और अच्छे जीवन के लिए अब भी यह चल रहा है और यह विकास धीरे धीरे चलता रहा है। इसी विकास के परिणाम स्वरूप राज्य के जो वर्तमान रूप धारण कर लिया है। तो इस तरह से राज्य विकास का ही प्रतिफल है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं, समाजशास्त्री समनर और केलर ने जो है अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में जो है लिखा है कि यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार की यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवा बना, युवा कब वृद्ध हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि एक बच्चा जो है विकास का क्रम है कि एक बच्चा कब धीरे धीरे बढ़कर वयस्क हुआ और वयस्क कब वृद्धावस्था में आ गया, यह कहना बड़ा मुश्किल है, यह बहुत ही जटिल प्रश्न है। उसी तरह से राज्य के बारे में भी कहा जाता है कि राज्य प्रारंभ में सरल रहा होगा और धीरे धीरे आपस में मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करते होंगे। उसके जो मुखिया होंगे उसी को एक राजा का रूप माना जाता होगा, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक समय में राजा का जो है एक विस्तृत रूप आया, विशाल राज्य की कल्पना की गई है। तो यहाँ पे जो है यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यह विकास का एक क्रम है जो अभी भी जारी है और इस तरह से हम इसके अंतर्गत और देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो अनेक विद्वान हैं, जैसे लिकाक है, लास्की है, बर्गेस है, ये सभी कहते हैं, का कहना है कि राज्य निर्मित नहीं बल्कि यह विकास का परिणाम है। राज्य का विकास भी अस्पष्ट व जटिल
प्रक्रिया से हुआ है। यह नहीं बताया जा सकता कि राज्य का उदय सबसे पहले कब हुआ और इसके विकास का क्या क्रम रहा होगा। हो सकता है कहीं पर राज्य के विकास में एक कारण महत्वपूर्ण रहा हो, कहीं दूसरा कारण महत्वपूर्ण रहा हो, परंतु यह निश्चित है कि राज्य मनुष्य ने जानबूझकर नहीं बनाया। राजनीतिक चेतना के विकास में लंबा समय लगा होगा, अतः राज्य जो है विकास का, क्रमिक विकास का ही प्रतिफल है और इसके विकास में विभिन्न तत्वों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। उन तत्वों का हम आगे चर्चा करेंगे कि राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह राज्य के विकास में सहायक तत्व मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियां को मानते हैं। इसके साथ साथ रक्त संबंध हैं, धर्म है, शक्ति है, आर्थिक क्रियाएं हैं, राजनीतिक चेतना, ये सभी जो है ये राज्य की उत्पत्ति के सहायक रहे होंगे। अब उसमें से सबसे है कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियां राज्य की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण सहायक रहा होगा। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जो समाज से बाहर रहता है वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है, दानव या देवता हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य के मूल स्वभाव में ही सहयोग के बीज मौजूद थे और इसी प्रवृत्ति ने मनुष्य को सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया और यही सामूहिक जीवन का सबसे विकसित रूप जो है क्या है, एक राज्य के रूप में है। उसके अलावा रक्त संबंध के भी जो समर्थक हैं, विद्वान हैं, उनका यह कहना है कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा होगा कि सबसे पहले परिवार और गोत्र से गोत्र बना होगा, गोत्र से कबीले बने होंगे और कबीले का जो सरदार रहा होगा वही जो है पहला राजा रहा होगा। और इस तरह से इस संबंध को जो है मैकाइवर ने जो है भी जो है क्या किया है कि वह उसका इस बात का समर्थन किया है। इसके साथ साथ धर्म तत्व का भी राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। धर्म तत्व में जो है, जो प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप प्रचलित थे, पितृ पूजा यानी कुल देवी देवताओं की पूजा होती थी, दूसरा प्राकृतिक शक्ति की पूजा। इसमें जो है जैसे जिस प्रकृति के वह रहस्य को जो मनुष्य समझ नहीं पाता था उनकी पूजा करता था, जैसे बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट, इसे समझ नहीं पाता था और इसलिए वह जो इसकी पूजा करता था। उसी क्रम में जो है पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण, ये सब देवी देवताओं की पूजा करने लगा और इससे जो है इन लोगों के अंदर जो है एक शक्ति उपासक हुए, आपस में घनिष्ठता आई, एकता का रूप उसके अंदर आया और व्यक्ति जो है धीरे धीरे इसमें धर्म तत्वों ने जो है व्यक्ति को एकता के सूत्र में बांधा और इसकी राज्य की उत्पत्ति में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। इसमें गेटेल विल्सन ने जो है कुछ इसी तरह की बातें कहा है। आगे हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति तत्व का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शक्ति तत्व में जो है सबसे पहले क्या होगा, शक्तिशाली जो कबीले का सरदार रहा होगा वह पहला राजा रहा होगा और एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण आधिपत्य स्थापित करते गया होगा और इस तरह से राज्य का विस्तार हुआ होगा और यह वह सरदार जो रहा होगा वह राजा के रूप में विकसित होता गया होगा। तो इस तरह से जो है जो शक्तिशाली सरदार रहा होगा वह पहला राजा बना होगा। ये शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुता यानी का रूप धारण किया और शासन के प्रति भक्ति और निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति में शक्ति तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी राज्य की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके समर्थक प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स आर्थिक गतिविधियों को ही राज्य का मूल कारण मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह आर्थिक गतिविधियों के कारण ही हुआ है और जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था रहा होगा उस तरह का राज्य का रूप रहा होगा। जैसे आखेट अवस्था का राज्य पशु अलग रहा होगा, पशुपालन व्यवस्था का राज्य अलग, कृषि व्यवस्था का राज्य अलग, औद्योगिक व्यवस्था का राज्य अलग। आज जो वर्तमान समय में जो है वह औद्योगिक व्यवस्था का राज्य है या आर्थिक विकास। आज जो औद्योगिक व्यवस्था में आर्थिक जीवन की जटिल
और विशाल ढांचों ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। तो इस तरह से राज्य में जो है आर्थिक तत्वों का उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों का सबसे बड़ा योगदान रहा होगा। इसके साथ साथ राजनीतिक चेतना, जैसे कि अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर राजनीतिक चेतना स्वमेव रहता है। राजनीतिक चेतना रहता है, वह धीरे धीरे विकसित होता है। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन जो है समाज में संगठन प्रारंभिक समाज का संगठन बहुत ही सरल था, अतः राजनीतिक चेतना का तस्वीर जो है स्पष्ट था और वह रक्त संबंध और धर्म के जरिए प्रकट होता था। परंतु सामाजिक जीवन की जटिलता अर्थात संपत्ति के उदय, जनसंख्या की वृद्धि, बाहरी आक्रमण का भय आदि के कारण राजनीतिक चेतना स्पष्ट और मुखर हुई। न केवल राज्य की उत्पत्ति इन चेतना के कारण हुई, वरन राज्य के आगे के विकास में भी इन राजनीतिक चेतना ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अंत में हम यही कहेंगे निष्कर्ष में कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है और सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत इसी को माना जा रहा है अभी तक में। इसके अनुसार राज्य के निर्माण में अनेक तत्वों का जो है योगदान रहा, जैसे सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, सभी का योगदान रहा। लेकिन यह कहना कि इसमें से किसका सबसे प्रमुख स्थान रहा, यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। रक्त संबंध पर आधारित परिवार राज्य का सबसे प्राचीन रूप था। धर्म ने इस परिवार को एकता प्रदान की और आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्तियों में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप को स्पष्ट और व्यापकता प्रदान की। इस प्रकार राज्य का उदय हुआ और उसके विकास करते करते अपने वर्तमान स्वरूप में आज राज्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान स्वरूप में ये ग्लोब है, ग्लोब में विश्व के सारे राज्य हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू किए थे कि जो पृथ्वी जो आग के गोले के समान है, करोड़ों साल के बाद ठंडा हुए, इस पे स्थलाकृति आई और उस पे आज इस तरह के राज्य हैं। और यह क्रम आगे चल रहा है। यह नहीं कि राज्य का जो रूप है राष्ट्रीय राज्यों का यहाँ आके अस्थिर हो गया है। यह विकास का क्रम जो है आगे भी जारी है।